नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया दिन भर की बड़ी खबरों की खास बुलेटिन का। तो शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कर्नाटक में नहीं थम रहा हिजाब विवाद, मामले पर हाईकोर्ट में आज भी हुई सुनवाई। छात्राओं के वकील ने कहा हिजाब पर बैन को लेकर कोई कानून नहीं, अदालत कल फिर करेगी सुनवाई। चीन पर भारत ने फिर किया डिजिटल स्ट्राइक, ऐप लॉक और गिरिना फ्री फायर समेत 54 चाइनीज ऐप्स भारत में बैन। इनमें आपके कई पसंदीदा ऐप्स भी शामिल। शेयर बाजार में साल की सबसे बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 1747 अंक गिरा, निवेशकों को 8.29 लाख करोड़ का घाटा। गिरावट में भी टीसीएस का शेयर 1% बढ़ा। उत्तराखंड में पहले और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। दोनों ही राज्यों में 55 से 60% तक मतदान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा हिजाब पहनने पर विवाद बेवजह है, हर किसी को अपने पसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता, मैं ऐसी बेवजह बातों पर ध्यान नहीं देता। एयर इंडिया के नए सीईओ के नाम की हुई घोषणा, तुर्किश एयरलाइंस के पूर्व सीईओ इल्कर आयसी होंगे एयर इंडिया के नए सीईओ। तो चलिए खबरें अब विस्तार से। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि कर्नाटक में हाईकोर्ट ने आज भी हिजाब विवाद मामले पर सुनवाई की, लेकिन कोई अंतिम फैसला अभी तक नहीं आया। और उधर आज कर्नाटक में सभी स्कूल कॉलेज खुल गए। कई स्कूलों से ये खबर आई कि हिजाब पहनकर गई लड़कियों को स्कूल प्रशासन ने अंदर जाने से मना कर दिया। कर्नाटक में हिजाब को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हिजाब पर बैन के खिलाफ अपील करने वाली छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हिजाब पर बैन लगाने का सरकारी ऑर्डर गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश संविधान के आर्टिकल 25 के खिलाफ है और यह कानूनन वैध नहीं है। कामत ने सीजेआई की बेंच के सामने जारी सुनवाई में सवाल उठाया कि जब सेंट्रल स्कूल में हिजाब पहनने की इजाज़त है तो राज्य सरकार के स्कूलों में क्यों नहीं। चलिए उधर खबर यही है कि कर्नाटक में जब स्कूल खुल गए और सुबह में लड़कियां स्कूल पहुंची तो कई स्कूलों के प्रशासन ने लड़कियों को हिजाब उतारने के लिए मजबूर किया। अभी इस मसले पर कल हाईकोर्ट में अभी और सुनवाई होनी बाकी है। अगली खबर है कि चीन पर भारत ने एक बार फिर बड़ा डिजिटल स्ट्राइक किया है। चीन के 54 ऐप्स को भारत ने बैन कर दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। भारत सरकार ने एक बार फिर चीन के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक की है। दरअसल सरकार ने 54 स्मार्टफोन ऐप्स को देश में बैन कर दिया है। इन सभी ऐप्स से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा था। बैन किए गए ऐप्स में पॉपुलर गेम गरेना, फ्री फायर और ऐप लॉक ऐप भी शामिल है। इससे पहले जून 2020 में भारत ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टिकटॉक, वीचैट और हेलो सहित 59 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया था। पॉपुलर स्मार्टफोन गेम गरेना फ्री फायर को पहले ही गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये भी इस लिस्ट का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि इस मामले में अब तक गेम के डिस्ट्रीब्यूटर गरेना इंटरनेशनल ने कोई कमेंट नहीं दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इन ऐप्स पर बैन लगाया है। ये सभी ऐप्स चीन और अन्य देशों में भारतीय यूजर्स का डेटा भेज रहे थे। ये पहला मौका नहीं है जब चीन के ऐप्स को भारत में बैन किया गया है। इसके पहले भी लगभग 200 ऐप्स को भारत ने बैन किया है। अब आगे देखते हैं इसका असर क्या होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय शेयर बाजार में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के कारण निवेशकों का 8.5 लाख करोड़ रुपया डूब गया है। हफ्ते के पहले दिन निवेशकों को भारी घाटा हुआ है। सोमवार को मार्केट कैप में 8.29 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। शुक्रवार को यह 236.47 लाख करोड़ रुपए था, जो आज 255.11 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2 दिनों में इसमें 12 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। शुक्रवार को यह 4 लाख करोड़ घटा था।
साल 2022 की यह शेयर बाजार की सबसे बड़ी गिरावट है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से केवल टीसीएस ही बढ़त में रहा, जबकि 19 शेयरों में भारी गिरावट रही। टीसीएस का शेयर 1.05% बढ़ा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1747 पॉइंट टूटकर 56,405 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 531 अंक गिरकर 16,832 पर बंद हुआ। चलिए, इस भारी गिरावट के कारण शेयर बाजार में हाहाकार मची है। निवेशकों का 8.5 लाख करोड़ रुपया डूब गया है। इसको लेकर शेयर बाजार में अफरा तफरी का माहौल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज उत्तराखंड में पहले चरण की मतदान तो उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। दोनों ही राज्यों में मतदाताओं का उत्साह चरम पर रहा और लगभग 55 से 60% तक मतदान हुआ है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों और उत्तर प्रदेश के 55 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया। सोमवार की सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक मतदान चलता रहा। इस दौरान दोनों ही राज्यों में मतदाताओं का उत्साह चरम पर रहा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 55 से 60% और कहीं कहीं तो 65% तक मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिले की 55 विधानसभा सीटों के लिए 2.2 करोड़ मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया, तो उत्तराखंड में 632 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। करीब 82 लाख मतदाताओं ने अपने मतदान का उपयोग किया। राज्य के अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, चमोली, चंपावत, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ समेत 13 जिलों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर जनता का दरबार शुरू कर दिया। आज नीतीश कुमार के जनता दरबार में हालांकि रोज की अपेक्षा, हमेशा की अपेक्षा थोड़े कम फरियादी पहुंचे, चूँकि आज पहला दिन था, लेकिन आज ज़्यादातर फरियाद इस बात को लेकर आई कि स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड में छात्रों को उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है और ज़्यादा फरियादियों ने इसी की शिकायत की। इस बीच कई प्रेमी जोड़ों ने भी नीतीश कुमार को असहज कर दिया जब उन्होंने ये कहा कि उन्होंने प्रेम विवाह तो कर लिया, लेकिन उनके परिजन उन्हें जीने नहीं दे रहे। बहरहाल इस मौके पर नीतीश कुमार ने जब मीडिया से बातचीत की तो जमकर बोले। नीतीश कुमार ने आज हिजाब विवाद पर बात की तो जातीय जनगणना पर भी बोले। नीतीश कुमार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मसले को भी एक बार फिर खड़ा किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार एक बार फिर शुरू हो गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण इसे कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था। सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम फिर शुरू हो गया। जनता दरबार शुरू होने के बाद वित्त रहित कॉलेज, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आदि समस्याओं को लेकर ज़्यादा फरियादी पहुंचे। इस मौके पर सीएम ने कर्नाटक के हिजाब विवाद और राज्य में जातीय जनगणना पर बहुत बातें की। चलिए, सारी बातें, राजनीतिक बातें तो नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि जनता के दरबार में जो शिकायतें, जो फरियाद आती हैं, उनका निपटारा कैसे होता है और कब होता है, होता भी है कि नहीं होता है। ये सब बहुत बड़ी गंभीर सवाल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि एयर इंडिया के नए सीईओ के नाम की घोषणा हो गई है। टाटा सन्स ने तुर्किश एयरलाइंस के पूर्व सीईओ इल्कर आयसी को एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ बना दिया है। आज एयर इंडिया के बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। बोर्ड की मीटिंग में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन विशेष निमंत्रित गेस्ट थे। इस नियुक्ति के लिए अभी सभी रेगुलेटरी मंजूरी लेना बाकी है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। इसके साथ ही उनके पास 3 एयरलाइंस हो गई हैं। टाटा ग्रुप एयर इंडिया के वर्तमान कर्मचारियों को भी रखेगा, जिनकी संख्या करीब 8,500 है। तो चलिए, ये थी आज की दिन भर की खास और बड़ी खबरें। कल फिर हम रात को 8 बजे दिन भर की बड़ी और ख़ास खबरों के साथ फिर हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए। आप हमारे वेबसाइट पर भी जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।